नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और आज के जो विषय की हम बात करें तो कल हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। अब बात आती है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हो जाता है। तो बेसिक बात समझिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जिसमें राजनीतिक दर्शन हो और राजनीति विज्ञान हो, ये दोनों जहां शामिल हो वो राजनीतिक सिद्धांत है। अब इसके पतन की बात आई तो कैसे हुआ। राजनीतिक सिद्धांत में से राजनीति वैज्ञानिक जो थे, जो भी दार्शनिक आए आगे जाकर के, उन लोगों ने क्या गलती कर दी कि उन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीति किसी काम की नहीं होती, इसको उठा दो और केवल तथ्य की बात करो, यानी राजनीतिक विज्ञान की ही बात करो। फैक्ट एंड फैक्ट। सबके माइंड में एक ही बात थी कि जो है उस पर अध्ययन करो, साइंस मान करके इसका स्टडी करो, राजनीति की दर्शन मान के हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। ऐसा करके उन्होंने राजनीति को विज्ञान मानना शुरू कर दिया और उन लोगों को कहा गया व्यवहारवादी। और इन व्यवहारवादियों ने जो है वो अपना अध्ययन अपने स्टाइल से शुरू कर दिया। अब उसका नुकसान हुआ और राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो गया, पतन। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय परंपरागत सिद्धांत यानी राजनीतिक दर्शन के हास या पतन से है। मैंने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत में जो दो चीज पाई जाती है, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। तो दर्शन को छोड़ने की तैयारी हो गई, यानी परंपरागत राजनीति को उठाओ, ये उन लोगों ने तैयारी की। तैयारी करते ही पतन शुरू हो गया। डेविड स्टन और अल्फ्रेड कोबन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के हास की बात कही। वहीं पीटर लास्लेट तथा रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक सिद्धांत के निधन की ही घोषणा कर दी। आराम से समझिए, ढंग से याद करेंगे अपन, ठीक। सबसे पहले हम डेविड स्टन और अल्फ्रेड कोबन की बात करते हैं। ये दोनों क्या कहते थे, हालांकि सबके सब पतन के लिए जिम्मेदार है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए ये सारे जिम्मेदार है, क्योंकि इन सब लोगों ने कहा कि परंपरागत राजनीति नहीं चाहिए। बस वहीं से पतन शुरू हुआ था। तो स्टन और कोबन, ठीक, इकोसिस्टम याद रखना है। ट्रिक क्या रहेगी, इकोसिस्टम, ई यानी स्टन, को यानी कोबन। तो इकोसिस्टम खराब कर दिया किसका, पॉलिटी का। ये इकोसिस्टम खराब हो गया, ठीक है। तो स्टन और कोबन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के हास की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका पतन हो गया। वहीं पीटर लास्लेट और डहल ने राजनीतिक सिद्धांत के निधन की बात कर दी, यानी इन दोनों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत तो मर गया, निधन हो गया इसका, तो ठीक। तो पीटर लास्लेट और डहल, इसको याद कैसे रखोगे कि लाश बनाई और उसको डाल दिया। तो लास्लेट और डहल, इन दोनों विद्वानों ने जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के निधन की घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर के इन चार विद्वानों ने बताया कि राजनीतिक सिद्धांत समाप्त हो गया है। किस किस ने, पहले तो इकोसिस्टम ने, ई यानी स्टन, को यानी कोबन, इन दोनों ने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। फिर उसके बाद निधन किसने बताया, निधन बताने वाले थे लास्लेट और डहल, ठीक। लाश बनी और उसको डाल दिया, क्लियर है, और उसका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं कि सन 1953 की बात आती है। 53 में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड स्टन, इकोसिस्टम वाले स्टन, ने अपनी बहुचर्चित कृति द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको ध्यान से समझना। तो ये तो तय बात थी कि पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो द पॉलिटिकल सिस्टम, तो सिस्टम की बात आए तो डेविड स्टन बहुत बड़े भूमिका है। राजनीतिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो डेविड स्टन का नाम सबसे आगे आ जाता है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक इंक्वायरी की बात, राजनीतिक किसमें इंक्वायरी की बात हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था में। बस इतना ध्यान रख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी इंक्वायरी, इतना काफी है। अब बात आती है कि यह विचार व्यक्त किया, इस किताब में क्या कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कोरे चिंतन पर आधारित है। सीधी बात थी भाई, ये तो हम मानते ही है ना कि राजनीतिक दर्शन या परंपरागत राजनीति जो है वो मूल्यों पर, विचारों पर, इन पे जोर देती है, फैक्ट पे जोर नहीं देती, वर्णन पे जोर नहीं देती। वर्णन से आगे की चीज, समालोचना और पुनर्निर्माण, उन पे जोर देता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, या परंपरागत राजनीति विज्ञान बोल सकते हैं उसे, या राजनीतिक दर्शन भी कह सकते हैं। वो लोग किस पे जोर देते हैं, वो माइंड पे जोर देते हैं। और वो स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया आप इसकी आलोचना करो, समालोचना करो, कमी क्या है, अच्छाई क्या है वो ढूंढो और फिर से निर्माण करो, केवल फैक्ट मत बताओ हमारे को। ये कौन कहते हैं, दर्शन वाले, राजनीतिक दर्शन वाले, परंपरागत राजनीति वाले। वो वर्णन के साथ साथ
समालोचना और पुनर्निर्माण की बात करते हैं। लेकिन विज्ञान वाले कहते हैं कि क्या मतलब इन बातों से, जो है वो बता दो, छुट्टी करो। तो राजनीति विज्ञान के विचारकों ने यही कहा कि दर्शन वाले टाइम खराब करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, डेढ़ हुशार बनते हैं, इसलिए इनको हटाओ, इनको साइड में निकालो। तो ये बात उन्होंने तय की, उन लोगों ने कही। तो किसने कही? डेविड ईस्टन ने। क्या कहा? किस किताब में कहा? तो समझो, उसने कहा पॉलिटिकल सिस्टम और इंक्वायरी वाली, पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्वायरी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात समझो। तो उस किताब में क्या कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस पर टिका हुआ है? चिंतन पर, लेना देना कुछ नहीं है। ये बात कौन कहता है? डेविड ईस्टन। ठीक। और हकीकत ये थी कि डेविड ईस्टन जैसे लोग सिर्फ वर्णन करके छोड़ रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं, बस वर्णन कर दो बाकी हटाओ। लेकिन कोई वर्णन से कुछ हो सकता है क्या? केवल वर्णन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसका मतलब पतन निश्चित था और पतन हो रहा था। डेविड ईस्टन जैसे विचारक इसे पतन करवा रहे थे, इसका पतन कर रहे थे। अतः राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने के लिए इसे शास्त्रीय ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से मुक्त करना जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं डेविड ईस्टन जैसे लोग? वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर विज्ञान बनाना न इसको राजनीति को, तो विज्ञान बनाने के लिए आपको इसका परंपरागत ढांचा हटाना पड़ेगा। यानी चिंतनात्मक मामला जो है ना, जो चिंतन की बात है, उसको सबको हटाओ। यानी न समालोचना करनी है आपको, न पुनर्निर्माण करना है, केवल वर्णन करो और फिक्स वही करो, फालतू बात बोलो ही मत। ये कौन कहते हैं? डेविड ईस्टन। और इस आधार पर वो राजनीति को, परंपरागत राजनीति, उसे बिल्कुल खारिज कर देते हैं और सिर्फ विज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। परंपरागत सिद्धांत तत्कालीन समाज की उथल पुथल की उपज है। अब क्या कहते हैं डेविड ईस्टन कि भाई परंपरागत सिद्धांत क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि उस समय का समाज जो था वो उथल पुथल में चल रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था ये करना क्या है, इसलिए चिंतन कर रहे थे वो लोग। ठीक। चूंकि अब समाज बदल गया, ठीक, अतः परंपरागत सिद्धांत की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। राजनीति विज्ञान मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि मूल्यों की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब डेविड ईस्टन जो है वो साफ साफ कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कैंसिल कर दो। और जैसे ही वो ये बात कहते हैं वैसे ही इसका पतन शुरू हो जाता है। किसका? राजनीतिक सिद्धांत का। क्योंकि इसमें से एक चीज आप हटा रहे हो, केवल एक चीज रख रहे हो, तो पतन तो होगा। केवल आप क्या रख रहे हो? राजनीति विज्ञान रख रहे हो। ये बात इसके अंदर तय की गई। अगली बात आती है, यद्यपि डेविड ईस्टन ने 1.5 दशक बाद अपना ये उपरोक्त दृष्टिकोण बदल भी दिया। ये जो दृष्टिकोण डेविड ईस्टन ने दिया था ना, ये सारा बदल दिया। फिर बाद में उसने क्या किया? फिर उसने उत्तर व्यवहारवाद दिया था। किसने? डेविड ईस्टन ने। और उसमें कहा था कि नहीं भाई, नहीं पार पड़ रही, अकेले विज्ञान से तो पार नहीं पड़ेगी, मूल्यों को भी अपनाना पड़ेगा। इसी आदमी ने फिर उसे अपना लिया था। लेकिन पहले इस विरोध करने वाला भी यही व्यक्ति था, यानी व्यवहारवाद का प्रतिनिधि बना हुआ था। ये विज्ञान को स्वीकार कर रहा था। व्यवहारवाद किसको मानता है? विज्ञान को। आगे हम पढ़ेंगे परंपरागत और आधुनिक राजनीति जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी राजनीतिक सिद्धांत में इतना समझो कि डेविड ईस्टन परंपरागत राजनीति को खारिज कर रहा था, यानी मूल्यों को अस्वीकार कर रहा था, चिंतन को अस्वीकार कर रहा था, वर्णन को ही मानता था, समालोचना और पुनर्निर्माण को कैंसिल कर रहा था। कौन कर रहा था? डेविड ईस्टन। ठीक। तो वो क्या चाह रहा था? वो चाहता था कि केवल विज्ञान रहे, केवल वर्णन रहे। ठीक। लेकिन फिर बाद में जब वो पार नहीं पड़ी उससे, तो उसने बाद में जाकर के उस व्यवहारवाद को छोड़ा और उत्तर व्यवहारवाद का जनक ये बन गया। फिर बाद में तो शुरुआत ही इसने कर दी। इसने कहा कि भाई कौन पार पड़ा है? इसने कह दिया कि नहीं पार पड़ेगी। अब तो मामला दूसरा हो जाएगा, इसलिए इसने क्या किया? उत्तर व्यवहारवाद का जो है वो प्रतिपादन कर दिया था। तो कुल मिलाकर के सारी बात को इसने पहले कहा और फिर उस सारे को ही कैंसिल कर दिया। अब बात आती है अल्फ्रेड कोबन की। डेविड ईस्टन को क्लियर समझा हमने। डेविड ईस्टन ने पूरी तरह से पहले राजनीति, परंपरागत राजनीति को हटाने की बात कही और फिर उत्तर व्यवहारवाद के तहत फिर से स्वीकार करने की बात कही थी। मतलब पतन में जिम्मेदार था वो। राजनीतिक सिद्धांत के पतन में भूमिका थी उसकी, डेविड ईस्टन की। हालांकि फिर बाद में नहीं पार पड़ी तो वापस से अपनाने की बात भी उसने कही थी, लेकिन पतन का जिम्मेदार था। दूसरी बात, अब बात आती है अल्फ्रेड कोबेन की। तो इको सिस्टम में ई तो हो गया और को बच गया, तो को की बात कर लेते हैं। 1953 में ही अपने एक लेख में अल्फ्रेड कोबेन ने भी 53 में लिखा, और उसने क्या लिखा? यह तर्क दिया कि न तो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है और न ही साम्यवाद में। भाई दुनिया में दो ही तो हिस्से हैं, या तो आप रूस की तरफ चले जाओ तो साम्यवाद है और अमेरिका की तरफ चले जाओ तो उदारवाद है। दो ही चीजें हैं। तो फिर तो इन दोनों में ही सिद्धांत की जरूरत नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत न पूंजीपतियों को चाहिए न साम्यवादियों को चाहिए, इसलिए इसको हटाओ, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को
हटा दो। यानी वही बात, राजनीतिक दर्शन का मामला हटाओ, कोई काम की चीज नहीं है। कौन कह रहा है? अल्फ्रेड कोबन। मतलब ये भी जिम्मेदार है किसमें? पतन में। क्या करा आगे? तो अल्फ्रेड कोबन भी जिम्मेदार हो गया किस मामले में? राजनीतिक सिद्धांत के पतन में। अगला आया लिपसेट। ठीक है, तो मार्टिन लिपसेट ने क्या कहा? उसने 1959 में अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल मैन, ठीक, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये किताब अच्छे से याद रखना। पॉलिटिकल मैन यानी कोई भी राजनीतिक आदमी होता है ना, वो क्या करता है? भाषण देता है। भाषण किससे देगा? होठू से देगा, लिप से ही देगा। तो लिप मैन, लिप सेट, पूरी तरह से लिप सेट करके आते हैं नेता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, तो लिप सेट पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन जो होते हैं वो लिप को पूरी तरह सेट करके आते हैं। लिप सेट पॉलिटिकल मैन 1959 में अपनी चर्चित कृति जो थी लिप सेट की, वो थी पॉलिटिकल मैन। उसमें उसने क्या कहा? उसमें कहा कि राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता पर उसने अपनी तरफ से प्रश्न चिन्ह लगा दिए। डिटेल मैंने यहाँ लिखी नहीं क्योंकि उसका आपको उपयोग नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि इस आदमी ने भी परंपरागत राजनीति की खिंचाई कर दी। यानी ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को अस्वीकार करके केवल विज्ञान वाला कंसेप्ट, केवल जो दो चीजें होती है सिद्धांत में, कौन सी? परंपरागत राजनीति यानी राजनीतिक दर्शन, और दूसरा राजनीतिक विज्ञान। तो फिर किसको अपनाया उसने? उसने कहा कि परंपरागत राजनीति या राजनीतिक दर्शन को हटा दो, पुरानी चीज है, किसी काम का नहीं है, दिमाग ज्यादा खाते हैं, ठीक है, चिंतन की बात ज्यादा करते हैं, ठीक, समालोचना पुनर्निर्माण की बातें करते हैं, हमें केवल वर्णन करना है, बस कहानी खत्म। इसलिए इसने भी इसको अस्वीकार कर दिया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें एक तो अल्फ्रेड कोबन की बात याद रखनी है कि भाई न पूंजीवादियों को चाहिए न साम्यवादियों को, किसी को नहीं चाहिए, तो को नहीं चाहिए, कोबन। क्लियर? और फिर लिपसेट क्या कहता है पॉलिटिकल मैन में? वो कहता है कि भाई मैं तो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, इस मामले पर ही। किस पे? राजनीतिक सिद्धांत पे। कोई काम की चीज मुझे तो नहीं लगी। ये बात किसने कही? लिपसेट ने। अब बात आती है पतन के कारण। भाई बता तो दिए, इन चार लोगों ने पतन के जिम्मेदार भी थे चारों लोग, और इन चारों ने कहा भी कि भाई पतन हो रहा है। क्लियर? इतनी बात तो मान ली इन्होंने। दो ने तो स्पष्ट ये कहा कि भाई पतन हो रहा है, और शुरुआती दो ने स्पष्ट रूप से उसको पूरी भूमिका भी निभा दी, डेविड स्टन और कोबन ने तो। और उसके बाद लिपसेट ने जो है कह दिया कि भाई ये कोई किसी काम की चीज नहीं है। तीनों विचारकों की बात हमने जानी। अब बात आती है कि कारण क्या थे, क्यों इन लोगों ने क्यों कह दिया पतन कर दिया, या ये कह सकते हैं कि लोगों ने ऐसा क्या कारण था कि विद्वान थे, कोई बच्चे तो थे नहीं, साधारण बात इनकी थी नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, तो फिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों राजनीतिक परंपरागत राजनीति को अस्वीकार कर दिया, राजनीतिक दर्शन को अस्वीकार कर दिया और केवल विज्ञान के पीछे भागे? ऐसा क्या कारण था? ऐसे क्या कारण बन गए थे? ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी? तो वो है ये कारण। पतन के कारण क्या है? इन लोगों के दिमाग में ये चीज क्यों आई कि राजनीतिक परंपरागत राजनीति नहीं चाहिए? वो इसलिए आई। पहला कारण, महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान। हुआ यह था कि जब ये राजनीतिक विचारक जब अपना काम कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एहसास किया कि भैया अब कहानी खत्म हो गई। किसकी? राजनीतिक विचारकों की। आ ही नहीं रहे, प्रोडक्ट ही नहीं है। जैसे कौन कौन से थे पहले? मार्क्स था, फिर मिल भी था, लॉस्की था। लॉस की बात तो कोई आया नहीं, कोई राजनीतिक विचारक ही पैदा नहीं हुआ ढंग का। ठीक है, तो उसने कहा कि तो बात मामला बैठा नहीं, अब राजनीतिक विचारक नहीं तो राजनीतिक परंपरा दर्शन नहीं, भाई राजनीतिक विचारक नहीं तो राजनीतिक दर्शन नहीं। अब तो जो आपको दिखता है ना राजनीति में, बस उसका अध्ययन करो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, क्योंकि राजनीतिक चिंतन वाले लोग ही अब डेवलप नहीं हो रहे। जो चिंतन की बात कर सके, जो राजनीतिक दर्शन की बात कर सके, जो समालोचना कर सकें, किसी चीज के अंदर कमी और गुण निकाल सकें, कोई ऐसे लोग अब नहीं आ रहे जो पुनर्निर्माण की बात कर सके या पुनर्निर्माण की कोई थ्योरी दे सके। ऐसे लोग आ ही नहीं रहे। वो तो मार्क्स था या फिर मिल, लॉस्की, ये लोग थे जिनके चिंतन में दम था। अब चिंतन में दम है नहीं, इसलिए जो है यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो आनुभविक है, जिसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को ही अपनाओ। जो वैज्ञानिक बातें हैं केवल उनको अपनाओ, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको अपनाओ, यानी राजनीतिक विज्ञान को अपनाओ। अब दर्शन को छोड़ दो। तो पहला रीजन तो ये बना, किस चीज़ का? राजनीति के विज्ञान को स्वीकार करने का और राजनीतिक दर्शन को छोड़ने का पहला रीजन था। दूसरा, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा। दूसरी बड़ी बात आई कि भाई पीछे पड़ गए कई लोग तो कि हम तो इसको विज्ञान बना के रहेंगे, कुछ भी हो जाए, पुरानी नहीं चाहिए, परंपरागत राजनीति नहीं चाहिए, राजनीतिक दर्शन नहीं चाहिए, हमें तो जैसे दुनिया के और विज्ञान है ना, प्राकृतिक विज्ञान, वैसे ऐसे साइंस बनाना है, जबरदस्त बढ़िया हाईटेक साइंस। इस प्रकार के जो है उन्होंने विचार रखे। मतलब कुल मिलाकर के राजनीति को
प्राकृतिक वैज्ञानिकों की तरफ फेमस करने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान फेमस हो रहे थे, तो वैसे राजनीति विज्ञान को फेमस करने के लिए इसे विज्ञान बनाने के चक्कर में पीछे पड़ गए। इसलिए इसको परंपरागत चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया, उन मूल्यों को, उन समालोचना और पुनर्निर्माण जैसी चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बस यही है, फैक्ट सामने कह दिया, वो ही है, वर्णन मतलब ये और यह है तो इसको मान लो, ठीक है। इस प्रकार की बात उन्होंने शुरू कर दी। तो राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने की लोग ये चेष्टा करने लगे। लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण राजनीति को विज्ञान बनाने की प्रवृत्ति को मानता है। परंपरागत अध्ययन का आधार दर्शन है, न कि विज्ञान। तो ये तो हम जानते हैं भाई, परंपरागत अध्ययन का आधार क्या था? दर्शन, विज्ञान था नहीं। और जो विचारक आए सामने आगे भविष्य में विज्ञान राजनीति को डेवलप करने वाले, उन लोगों ने पूरी तरह से माइंड में क्या सोच लिया कि हमें क्या बनाना है, इसको विज्ञान बनाना है। तो इसलिए लियो स्ट्रॉस कहता है कि भाई पतन क्यों हुआ। लियो, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लियो स्ट्रॉस, इसने अच्छा स्ट्रोक मारा और क्या कहा कि भैया बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो ना, उसके पतन का कारण क्या है? उसके पतन का कारण है राजनीति को विज्ञान बनाने के लिए ये जो लोग हैं ना, राजनीति विज्ञान वाले, वो पीछे पड़ गए। एक ट्रेंड अपना लिया, प्रवृत्ति यानी ट्रेंड, कि भाई विज्ञान बनाओ राजनीति को। इस चक्कर में राजनीति का पतन हो गया, नहीं तो नहीं होता। कौन कर रहा है? लियो स्ट्रॉस। अगली बात आती है इतिहासवाद। अगला रीजन है इतिहासवाद। सेबाइन है, डनिंग है, कार्लाइल है, मैकिलवेन है, लिंडसे है, ये सब इतिहासवादी विचारक हैं। राजनीति के वो लोग जो राजनीति को ऐतिहासिक रूप से पढ़ते हैं, यानी उनकी राजनीतिक इतिहास को पढ़ते हैं। एक ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिसर्चर थे, जो भी कुछ लिखा हुआ था ना राजनीति में, उस सब पे लोग रिसर्च कर रहे थे। विशेष रूप से सेबाइन का नाम तो सबसे पहले आता है। तो जैसे लेखकों ने पश्चिमी देशों के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत और उसके विकास का अध्ययन किया, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत को और राजनीति के विकास को पढ़ते समय किसको उठा के लाए? वो पश्चिमी देशों के इतिहास को भी, किताब, उस इतिहास वाले किताब को ला करके पहले रखते हैं और फिर उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना शुरू करे कोई आदमी। तो आधा दिमाग तो राजनीतिक सिद्धांत में, आधा राजनीतिक इतिहास में, तो दिक्कत आएगी ना। यही प्रॉब्लम उनके साथ आ गई कि इतिहासवाद पकड़ लिया उन्होंने, राजनीतिक सिद्धांत में क्या डाल दिया? इतिहासवाद। अब आप सिद्धांत में इतिहास को ला करके ठूसोगे, ला करके डालोगे तो दिक्कत आएगी, पक्की थी। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर हुई, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया, क्योंकि राजनीति में क्या डाल दिया? इतिहासवाद। ये सारे इतिहासवादी थे जो राजनीति को कैसे पढ़ते थे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ते थे। तो इन लोगों ने पतन कर दिया। ये भी बहुत बड़े जिम्मेदार थे इसके लिए। इन्होंने नए मूल्य सिद्धांतों के विश्लेषण और निर्माण की जगह केवल राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या की। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का स्थान अब राजनीतिक विचारों के इतिहास ने ले लिया। अब हुआ क्या? क्यों भाई इस इतिहासवाद से प्रॉब्लम क्या हुई? अगर आप राजनीति का अध्ययन इतिहास के दृष्टिकोण से करें तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप नए मूल्य शामिल नहीं कर सकते, नए विचार शामिल नहीं कर सकते। मूल्य यानी विचार, ठीक है, तो नए विचार शामिल नहीं कर सकते। आप वो चिंतन, जो नई चिंतन है, समालोचना करने का नया तरीका है, पुनर्निर्माण करने का नया तरीका है, वो नहीं लेंगे आप। तो वही इतिहास के अंदर समालोचना कैसे होती थी, इतिहास में पुनर्निर्माण कैसा होता था, उसको उठा के लाएंगे, वो करेंगे सारा प्रोग्राम। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग उसको उतनी स्वीकार्यता नहीं देंगे, क्योंकि नई चीज। आपको क्या करना था? आपको जब राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना था, उसके अंदर रिसर्च करना था, उसको काम में लेना था, तो आपको नए मूल्य लेने थे, नए विचार लेने थे, यानी नए तरीके से समालोचना और पुनर्निर्माण करना था। आप वही पुराना चलाते जाओगे तो लोग तो बोर होंगे ही, तो इसलिए रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। रिजल्ट भी नहीं अच्छे नहीं आते। जब आप अपडेट नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? नहीं आएगा, अपडेट तो होना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। इतिहासवाद अपनाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये नया कुछ नहीं ले पाए, इस चक्कर में क्या हो गए? इनका पतन हो गया। क्लियर है? अब बात आती है व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव। वो तो पक्का ही पढ़ना था भाई, यही तो थे व्यवहारवाद लाने वाले। कौन? राजनीति वैज्ञानिक। वो कहते थे कि भैया आज परंपरागत राजनीति में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं होता, इसलिए आधुनिक राजनीति लेके आओ और इसमें जो भी राज्य की संस्थाएं जो कोई चला रहा है, कोई भी व्यक्ति चला रहा है XYZ, उसके व्यवहार का अध्ययन करो, तब मालूम पड़ेगा कि राजनीति कैसे चलती है। आप केवल राज्य की संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पढ़ोगे और उसके अंदर उस काम करने वाले लोगों के व्यवहार को नहीं पढ़ोगे तो सही नहीं रहेगा। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, बात लोगों को दिखा भी है, बात तो सही कर रहा है कि भाई अपन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका व्यवहार का तो मालूम होना ही चाहिए। तो सबके माइंड में ये बात आई और सबने माना हाँ भाई बिल्कुल सही है।
तो ऐसे सोच करके सबने किसका सपोर्ट कर दिया? व्यवहारवाद का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का। अब इसके चक्कर में उस परंपरागत राजनीति को छोड़ दिया और उसको साइड में उठा करके रख दिया। तो इस कारण से भी राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो गया? पतन हो गया। तो व्यवहारवाद के उदय और प्रभाव के कारण से भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। व्यवहारवाद का आधार नई अनुभववादी प्रविधियां है। व्यवहारवाद क्या है? नया है, इतना मान लो। व्यवहारवाद क्या? व्यवहारवाद में विज्ञान की बात हो रही है, व्यवहारवाद में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की बात हो रही है, व्यवहारवाद में जो आधुनिकता है उन सब आधुनिकताओं की बात हो रही है, लेकिन परंपरागतता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। कौन? व्यवहारवाद। क्योंकि वो तो उस समय मनुष्य का व्यवहार, भाई प्रेजेंट टाइम में मनुष्य का व्यवहार कैसा है उसकी बात करेगा। पहले लोग कैसे हुआ करते थे उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। किसको? व्यवहारवाद को। तो इसलिए व्यवहारवाद का आधार क्या है? नई अनुभववादी प्रविधियां, जबकि राजनीतिक दर्शन मानकीय अध्ययन से भी सरोकार रखता है। मानकीय यानी माना की, जो चीज है नहीं उसको ही मान के चलता है। कौन? वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन। वो लोग किसको मान के चलते हैं? माना की को मान के चलते हैं। तो राजनीतिक दर्शन और परंपरागत राजनीति के लोग थे, वो कल्पना, मानकीयता, उस पर विश्वास करते हैं, उसको भी मानते हैं और कुछ हद तक वो आधुनिकता को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ज्यादा जोर किस पर रहता है उनका? दर्शन वालों का मानकीयता पर, चिंतन पर, मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं वो लोग, ठीक। लेकिन ये व्यवहारवादी ये नहीं करते, ये तो कहते हैं कि जो सामने है वही मानो, बस ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। तो अनुभववादी प्रवृत्ति है उनकी, किनकी? व्यवहारवादियों की। अनुभववादी मतलब जिस चीज का अनुभव हो रहा है बस वो माननी है अपने को और उसी को स्वीकार करना है। लेकिन जो राजनीतिक दर्शन वाले यहाँ कहें कि परंपरागत राजनीति वाले लोग थे, वो कहते थे कि चिंतन करो पहले क्या होता था, ठीक है। यानी जो मानकीयता है, नॉर्मेटिव थ्योरी जिसे बोल सकते हैं हम, मानकीय दृष्टिकोण, उसको वो लोग अपनाते थे, माना की पर जोर देते थे। बोलते थे ना अपन मैथ में माना की, तो मान के चलते थे, चिंतन में किसी भी चीज को मानते थे। लेकिन व्यवहारवादी मानते कुछ नहीं थे, जो है अनुभव हो रहा है उसी को स्वीकार करना है। इस चक्कर में भी क्या हो गया? राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। आगे बात आती है तथ्यों के संकलन पर दिया जाने वाला बल। अब जब आप व्यवहारवाद लेकर के आओगे और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करोगे, आप केवल अनुभव वाली चीजों को स्वीकार करोगे, तो अनुभव किसका होता है? जो फैक्ट होता है, जो दिखता है, उसका अनुभव होता है। अनुभव तो उसका ही होता है। कल्पना आप किसी भी चीज की कर सकते हो, जिसका अनुभव न भी हो उसकी भी कल्पना आप कर सकते हो। वो तो परंपरागत राजनीति में था, राजनीतिक दर्शन में था। लेकिन चूंकि आपने व्यवहारवाद अपना लिया, आपने जो चीजें आपको अनुभव हो रही है उन्हीं को आप अपना रहे हो, तो पक्की बात है कि आप तथ्य को अपनाओगे। और जब इन चीजों पे आप जोर दोगे, तथ्य तथ्य तथ्य, मैंने बताया था लासवेल का ये विचार कि तथ्य तथ्य और तथ्य, इस पे अगर आप जब जोर देने चले गए तो पक्की बात है, तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी दार्शनिकता पे विश्वास नहीं करोगे। आप उस चिंतन पे, उस कल्पना पे, उस मानकीयता पे, उन पे विश्वास नहीं करोगे। और निश्चित रूप से ऐसे में राजनीतिक दर्शन को आप भूलोगे ही भूलोगे, परंपरागत राजनीति को भूलोगे ही भूलोगे, तो उन सबको छोड़ दोगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक सिद्धांत का पतन होगा। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की दो चीजों, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में से आपने किसको हटा दिया? राजनीतिक दर्शन को हटा दिया। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यपरक था, लेकिन आधुनिक समय में वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ निष्कर्षों की जिद ने राजनीतिक अध्ययन को मूल्यविहीन बना दिया। राजनीतिक अध्ययन को कैसा बना दिया? मूल्यविहीन, वैल्यू फ्री, मूल्य चाहिए नहीं भाई। मूल्य किसके अंदर थे? राजनीतिक दर्शन में। मूल्य यानी विचार, चिंतन, तो वो तो इनको चाहिए नहीं। किसको? आधुनिक को नहीं चाहिए, मूल्यविहीन बना दिया। अतः राजनीतिक सिद्धांत ने परंपरागत सिद्धांत की रचनात्मकता और नवनिर्माण को त्याग दिया। यानी समालोचना और पुनर्निर्माण जो कि परंपरागत राजनीति में थी, इस चीज को पूरी तरह से हटा दिया, त्याग दिया। किसने त्याग दिया? आधुनिक राजनीति ने, ठीक। यानी किसके चक्कर में? तथ्यों के चक्कर में, तथ्यों पर बल देने के चक्कर में। अगली बात आई फिर विचारधारा का प्रभाव। विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा, नई नई विचारधाराएं आई, उनके कारण से भी क्या हुआ? उसके कारण से भी जो है परंपरागत राजनीति छूटती चली गई। जर्मिनो जैसे विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को मानते हैं। इसको सीधा फैक्ट के रूप में याद रखना, एग्जाम में सीधा आ सकता है। ऐसा कौन सा विचारक था जिसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए विचारधारा को जिम्मेदार माना? तो दाते जर्मिनो जो है उसने माना था कि विचारधाराओं के कारण से भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। फिर आता है निराशावाद। निराशावाद, जब आप डेवलप नहीं हो पाते तो आप निराश हो जाते हो, और निराश होकर कुछ ऐसे कदम उठा ही लेते हो जिनसे नुकसान हो जाता है, ठीक। तो ये बात उसमें हो गई, ठीक। कहाँ हुई? ये राजनीतिक सिद्धांतों में हो गई। वो
निराश थे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने देखा कि ये परंपरागत राजनीति डिस्टर्ब कर रही है, ये राजनीतिक दर्शन हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, इसलिए इस राजनीतिक दर्शन को उठाओ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो निराशावाद के चक्कर में भी इन लोगों ने परंपरागत राजनीति या राजनीतिक दर्शन को हटा दिया और वो विज्ञान के पीछे पड़ गए। अल्फ्रेड कोबन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण निराशावाद भी है। याद रखना अच्छी तरह से, कोबन ने निराशावाद को रीजन माना था। ठीक, कोनी मतलब नहीं होगा, हम बोलते हैं ना नहीं होगा, कोनी है नहीं होगा मतलब हम निराश हैं, वो निराशावाद इसमें निराशावाद। कोबन ने निराशावाद की बात कही थी। वर्तमान में राजनीति से नैतिकता उपेक्षित है। नैतिकता उपेक्षित है, हर व्यक्ति देखता है कि राजनीति में नेता चोर है। ये क्या है? ये हमारी विचारधारा, ये सोच है सीधी सी। हमने निराश हो गए नेताओं से, तो ये निराशावाद है और इसलिए हम उस दर्शन को, उन मूल्यों को नहीं स्वीकार करते। तो सीधी सी बात है, नैतिकता समाप्त हो गई राजनीति में से, तो हम राजनीति के चिंतन को, राजनीति के मूल्यों को, राजनीतिक आदर्शों को, उन सब को स्वीकार नहीं कर सकते जो कि परंपरागत राजनीति से जुड़ी हुई चीजें थी। इसलिए हम उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि राजनीति के अंदर ये चीज जो है वो क्या दिखा रही है? नैतिकता को उपेक्षित करवा रही है, नैतिकता शामिल नहीं हो पा रही राजनीति के अंदर। ठीक है, इस प्रकार की बात सामने आती है। तो निराशावाद की बात हमने समझी। अल्फ्रेड कोबन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक कारण निराशावाद भी है। वर्तमान में राजनीति में नैतिकता क्या हो गई? उपेक्षित हो गई। अब बात आती है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। अब राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात है, फिर से उत्थान हुआ। भाई पतन तो कर दिया, जितना होना था उतना कर दिया और कारण भी हमने समझ लिए कि इन कारणों से पतन हुआ, लेकिन अब इसका पुनरुत्थान कैसे हुआ? फिर से इसे खड़ा कैसे हुआ? राजनीतिक सिद्धांत को फिर से खड़ा करने के विचार कौन रखते हैं? कौन से विचारकों ने इसको फिर से खड़ा करने का प्लान बनाया? तो चलिए इसको देखते हैं। अनेक समकालीन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि भाई डूब गया वो तो डूब गया, अब उठाओ, ऊपर तो उठाना पड़ेगा, तो पुनरुत्थान करो इसका। मतलब सीधी सी बात है, वापस दर्शन ला करके मिलाओ। वही बात हुई ना, भाई राजनीति को, दर्शन को हटाया आपने और केवल विज्ञान पे जोड़ दिया, इस चक्कर में पतन हो गया। तो अब क्या करो? अब वापस लेके आओ उस राजनीतिक दर्शन को, यानी उस परंपरागत राजनीति को फिर से लेके आओ और ला करके विज्ञान में शामिल करो, राजनीति विज्ञान में, तब इसका पतन होगा, इसका उत्थान होगा। ठीक, तो अनेक समकालीन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को एक नई दिशा दी, जिससे राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को बल मिला। आधुनिक समय में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की निरंतरता के प्रतिनिधि विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्ट्रैंड जुवेनिल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वॉगलिन, हर्बर्ट मार्क्यूज, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, अभी एक स्पेशल आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो देखो क्या बात हो रही है। माइकल ऑक्सफोर्ड, शुरुआत याद करा देता हूँ, ध्यान से देख लो। ये कौन से विचारक हैं जो कि राजनीति को फिर से खड़ा करने वाले? तो कैसे याद रखोगे? माइकल ऑक्सफोर्ड और अन्ना अरेंट। तो याद कैसे रखोगे? अन्ना जा रहे हैं ना, वो माइक लेके खड़े हो गए। ठीक, क्या करने के लिए? राजनीति का पुनरुत्थान करने के लिए। फिर बर्ट्रैंड जुवेनिल और लियो स्ट्रॉस, अब उन्होंने क्या कहा? अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को क्या कहा कि भैया तो एक काम कर, बाटी लिया। तो बर्ट्रैंड और लियो यानी लिया, अपन जो है जो आंदोलन कर रहे हैं उसके अंदर खाने के लिए तो लोगों को तो चाहिए भाई। मैं तो, अन्ना हजारे ने कहा कि मैं तो चलो भूख हड़ताल कर लूंगा, लेकिन सबको खाने के लिए चाहिए, तो बाटी लेके आओ। मतलब बर्ट्रैंड जुवेनिल और लियो स्ट्रॉस, हो गई बात। एरिक वॉगलिन और हर्बर्ट मार्क्यूज। ठीक, और अगर तूने ज्यादा बोला अगर तू मेरे खिलाफ, क्योंकि उस समय अन्ना हजारे की चलती थी, ठीक है, तो उसने कहा कि अगर तू फिर भी मेरे सामने ज्यादा बोलता है ना, तो फिर मैं तेरे को मार दूंगा, इसे चुपचाप बिना कहीं बाटी लेकर के आ जा। तो मार्क्यूज और वॉगलिन, ठीक, ये विचारक है। इस प्रकार से ये सारी बात उसने, अन्ना हजारे की बात मानी, किसने? अरविंद केजरीवाल ने, और जाकर के बाटी लेकर के आ गया। तो याद रखने के लिए ठीक रहेगा ये। ठीक है, इस प्रकार से एक बार ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। ये लोग कौन है जिन्होंने राजनीतिक को क्या किया? फिर से खड़ा कर दिया। अब बात आती है दाते जर्मिनो की। दाते जर्मिनो वो विचारक जो कि इसको पुनरुत्थान के अंदर भागीदार था। 1967 में प्रकाशित करती बियॉन्ड आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फिर से रिवाइवल, वापस खड़ा करना है। ठीक है, रिवाइवल करना है किसको? पॉलिटिकल थ्योरी को, राजनीतिक सिद्धांत को फिर से रिवाइवल करें। तो इसके लिए दाता जर्मिनो ने 1967 फटाफट क्या करेंगे? रिवाइवल करेंगे किसका? राजनीतिक सिद्धांत का, फिर से उसको खड़ा करेंगे। के अंतर्गत विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों से निरपेक्ष होते हुए तथ्यों के साथ नहीं पनप सकता।
कि राजनीतिक सिद्धांत को अगर आपको पनपाना है ना तो केवल तथ्यों से नहीं पनपेगा, आप मूल्य निरपेक्ष रह करके और तथ्यों के सहारे राजनीति को खड़ा कर दोगे, नहीं होगा। अगर इसको रिवाइवल करना है, फिर से खड़ा करना है राजनीति को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकते, मूल्यों को अपनाना ही पड़ेगा और तथ्यों को तो अपनाना ही अपनाना है। तो इस प्रकार जर्मिनो, ठीक है, दांते जर्मिनो ने दांत बीच के कह दिया उसने अब की बार क्या कि नहीं पार पड़ेगी, मानना ही पड़ेगा राजनीतिक दर्शन को, तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। किसने, दांते जर्मिनो, दांत बीच करके जर्मिनो ने कह दिया कि रिवाइवल करना है ना, अगर राजनीतिक सिद्धांत को फिर से खड़ा करना है तो मूल्य भी चाहिए और तथ्य भी चाहिए, दोनों को लेके आओ। क्योंकि तथ्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति उदासीन हो जाता है। तथ्य आलोचना क्यों करेगा? तथ्य जो है अपन ने पढ़ा था कि वर्णन, समालोचना और उसके बाद पुनर्निर्माण, जब तीन बातें आती हैं तो पक्की बात क्या दिखाई देती है कि भाई वर्णन वाली जो कंसेप्ट है वही राजनीति विज्ञान है, फिर समालोचना और पुनर्निर्माण तो दर्शन था। तो ये विज्ञान वाले लोग तो वर्णन नहीं करेंगे, समालोचना और पुनर्निर्माण कौन करेगा? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए समालोचना और पुनर्निर्माण अगर करना है, अगर ये काम करना है, तो फिर इस स्थिति के अंदर आपको अगर आगे बढ़ाना है, इसका रिसर्च करना है, एक तरह से जो है इसके अंदर सुधार करते हुए आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको परंपरागत राजनीति अपनानी ही पड़ेगी। क्योंकि तथ्य वाले यानी विज्ञान वाले लोग आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा करते, क्योंकि तथ्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति उदासीन होता है और बिना आलोचना के इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य ध्येय, राजनीतिक सिद्धांत का मेन टारगेट क्या है? मूल्यों के आधार पर राजनीतिक स्थितियों की आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करना। भाई राजनीतिक सिद्धांत में आलोचना करोगे तभी तो पुनर्निर्माण करोगे, और आप केवल विज्ञान को लेकर चलोगे तो फिर आलोचना तो कब करोगे और पुनर्निर्माण कब करोगे? आप करोगे नहीं, एक पूरा का पूरा हिस्सा छोड़ दिया। और जब तक आप पुनर्निर्माण नहीं करोगे आलोचनात्मक रूप से उसको सुधार करके, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं उस स्टडी का, चाहे उसको कितना ही कर लो, राजनीति को कहीं उठा के ले जाओ, राजनीति सक्सेसफुल थोड़ी हुई। अगर आप उसके माध्यम से पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, कुछ नया आप नहीं दे सकते समाज को, तो फिर वो राजनीति किस काम की? तो लोग राजनीतिक सिद्धांत को अपनाएंगे क्यों? इससे पतन हो गई होगा। तो इसलिए अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत को खड़ा करना है ना, तो फिर वो आलोचनात्मक दृष्टि पैदा करने के लिए आपको परंपरागत राजनीति या राजनीतिक दर्शन जिसे हम बोल रहे हैं उसे अपनाना ही पड़ेगा। जर्मिनो एक बहुत बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में भी आई थी, ठीक है, काम की बात, सार जो है जर्मिनो ने ये दिया था क्या कि राजनीति शास्त्र समूची राजनीति का आलोचना शास्त्र है। अगर आप राजनीति शास्त्र के अंदर देखें तो बिना आलोचना कुछ नहीं हो सकता। आलोचना करो, आलोचना शास्त्र है, और आलोचना नहीं करोगे तो पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति शास्त्र क्या है? अगर राजनीति शास्त्र को वास्तव में अगर आप देखना चाहते हो तो आलोचना शास्त्र के रूप में देखो। अगर आलोचना कर सकती है राजनीति तो काम की, नहीं तो फिर कोई काम की नहीं, क्योंकि आलोचना नहीं करेगी तो पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। आलोचना होगी तो कमी दूर होगी, क्योंकि आलोचना से कमी आएगी, सामने क्या है कमी, फिर उसको दूर किया जाएगा, फिर पुनर्निर्माण होगा। इसलिए राजनीति शास्त्र संपूर्ण राजनीति का आलोचना शास्त्र है और ये चाहिए, जरूरी है इसको, ठीक है। इस प्रकार की बात जर्मिनो ने कही थी और एग्जाम में आई थी। अब बात आती है हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में। यह आखिरी विचारक है इसके संबंध में जिसने राजनीति को ऊपर उठाने की बात की थी, ठीक है, रिवाइवल वाली बात। लेकिन ध्यान रखना, रिवाइवल की किताब किसने लिखी थी? रिवाइवल की किताब जर्मिनो ने ही लिखी थी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। मार्क्यूज ने क्या कहा? मार्क्यूज ने अपनी किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन, ठीक है, और डायमेंशन एक ही डायमेंशन हो गया ना, वन डायमेंशन एक दृष्टिकोण, कौन सा? विज्ञान वाला। ऐसे ट्रिक लगा के याद रखना है इसको, ठीक है। वन डायमेंशन मैन, एक ही दृष्टिकोण से देखते, कौन? विज्ञान वाले। राजनीति विज्ञान वाले तो ये देखते हैं, दर्शन को मानते नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के लिए विज्ञान के साथ साथ दर्शन अपनाना है, तो इसलिए एक डायमेंशन से मत देखो। इसलिए किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन 1964 में। वैज्ञानिकता के खतरे की ओर संकेत करते हुए लिखा कि जब सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं, जब आप ये देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान है और उसको हम जो है बना दे क्या? प्राकृतिक विज्ञान, ठीक, वही फिक्स नियम लगा दे जो कि गुरुत्वाकर्षण वाले हों, ऐसे संभव है क्या? वो गुरुत्वाकर्षण के नियम उसी साइंस में रखते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में। ये सामाजिक विज्ञान है, यहाँ समाज के अंदर व्यक्ति को फिक्स कर लो ना आप कि व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने जाएगा और वो कई देर बिल्कुल फिक्स करके जाए और आपने पूरी रिसर्च कर ली कि ये तो कांग्रेस को देगा, रास्ते में मोदी जी मिल जाए तो बीजेपी को वोट दे दे वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है ना, ये सामाजिक विज्ञान में साइंस नहीं डाल सकते आप, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात क्या हुई? मार्क्यूज ने अपनी पुस्तक वन डायमेंशन मैन 1964 में वैज्ञानिकता के खतरे की ओर संकेत करते हुए लिखा कि जब सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के रूप ढालने का प्रयत्न करेंगे, समाज विज्ञान को प्राकृतिक ज्ञान बनाने का प्रयास करोगे, तब वह यथास्थिति का समर्थक बन जाएगा।
बन जाता है, मतलब वो फिक्स हो जाता है, फिर उसमें सुधार की गुंजाइश मत मानना, यथास्थितिवाद आ जाता है उसमें। वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ सड़ जाती है, वो स्थिति उसकी बन जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने के साथ साथ, इसलिए सड़ न जाए, यथास्थितिवाद न हो जाए, इसके लिए आपको विज्ञान के साथ साथ दर्शन को भी जोड़ना पड़ेगा। राजनीतिक दर्शन का संबंध मूल्य और विश्वासों से होता है। दर्शन में तो मूल्य और विश्वास होते हैं, अतः सामाजिक जटिलताओं को सुलझाने के लिए राजनीतिक दर्शन महत्वपूर्ण है। अगर समाज की जटिलताओं को, ये है इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा कि किसने कहा कि सामाजिक जटिलता को अगर सुधारना है, सामाजिक जटिलता को सुलझाना है, तो इसके लिए आपको राजनीतिक दर्शन को शामिल करना पड़ेगा। तो किसने कहा था? मार्क्यूज ने कहा था, हर्बर्ट मार्क्यूज ने बात कही थी। और आलोचना शास्त्र के रूप में जरूरी है राजनीतिक दर्शन, ये बात किसने कही थी? जर्मिनो ने कही थी। ध्यान रखना, दोनों बातें अलग अलग। आलोचना करने के लिए जरूरी है राजनीतिक दर्शन, जिदाते जर्मिनो ने कहा था, और मार्क्यूज ने क्या कहा था कि ये है जरूरत, क्या? सामाजिक जटिलताएं, सामाजिक जटिलताओं को अगर सुलझाना है ना, तो राजनीतिक दर्शन जरूरी है। इसलिए राजनीतिक दर्शन को अपनाओ, राजनीति विज्ञान में जोड़ो, तब जाकर के राजनीतिक सिद्धांत फिर से खड़ा होगा और रिवाइवल होगा। ठीक है ना, ये बात जरूरी है। तो रिवाइवल की बात किसने लिखी कही थी? जर्मिनो ने, ध्यान रखना। और वन डायमेंशनल कही थी मार्क्यूज ने। क्लियर? तो ये थे राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर, आज आपका कंप्लीट हो गया, और आज ये वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। इसके बाद में आप लगातार क्लासों के लिए आप जो है वो हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी है, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो और यूजीसी नेट के लिए रेगुलरली क्लास यहाँ चलेगी, और कल से रेगुलर रहेगा यहाँ। यूजीसी नेट के लिए दिसंबर तक कंप्लीट यूजीसी नेट यहीं पढ़ाई जाएगी, जीके बाय डीके पर कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, डिसीजन कर लिया हमने अंतिम कि यूजीसी नेट 2023 दिसंबर 2023 कंप्लीटली इसी चैनल पे और पूरा पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में नेट के संबंधित कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।